नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल विज्ञान कुल में आपका स्वागत है। आज जो हम चैप्टर को शुरुआत करेंगे फिजिक्स की, उसका नाम है मोशन। इस चैप्टर में सबसे पहले जो हमको जानने की ज़रूरत है वो है मैकेनिक्स का डेफिनेशन। सर जनरली जब हम मोशन को स्टडी करते हैं तब हम ये देखते हैं कि मोशन के स्टडी रिगार्डिंग जितने भी पोर्शन है फिजिक्स के, उसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। आइए चलिए देखते हैं कि इस मैकेनिक्स का डेफिनेशन क्या है और क्यों इस चैप्टर का नाम मोशन पड़ा। सर मैकेनिक्स का डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यानी कि ये एक ऐसा ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के साथ डील करता है। इसीलिए इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स का नाम कहा जाता है मैकेनिक्स। इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को कहा जाता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के जनरली 3 भाग होते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं सर। पहला भाग जिसको हम कहते हैं काइनेमैटिक्स, दूसरा भाग जिनको हम कहते हैं डायनामिक्स, तीसरा भाग जिनको हम कहते हैं स्टैटिक्स। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि मैकेनिक्स का डेफिनेशन क्या है। मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिस ब्रांच में वी टॉक अबाउट द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इफ यू हैव टू डिस्क्राइब इट्स एट्रीब्यूट्स, then we need to study it in a branch of physics which is called mechanics. Mechanics के 3 डिफरेंट पार्ट होते हैं। एक पार्ट को कहा जाता है किनेमैटिक्स, दूसरे पार्ट को कहा जाता है डायनामिक्स, तीसरे पार्ट को कहा जाता है स्टैटिक्स। पहला जो पार्ट है किनेमैटिक्स, ये ग्रीक वर्ड किनेमा से आया है। इसका जो ओरिजिन है दैट इज ग्रीक वर्ड किनेमा, जिसका मतलब होता है मोशन। जिसका मतलब होता है मोशन। यानी कि इसके जैसे नाम से ही हमें पता चलता है, इट इज किनेमैटिक्स विच हैज कम फ्रॉम द टर्म किनेमा इन ग्रीक। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स मोशन। यानी कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्टडीड in a branch of mechanics. That particular branch of mechanics is called kinematics, where the motion and its attributes will be studied. इस kinematics का, इस branch of mechanics जिसको हम kinematics कहते हैं, इसका एक particular definition physicist लोग देते हैं। वो क्या बताते हैं? सर kinematics is a branch of physics और branch of mechanics जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं। सर किसको स्टडी करते हैं? मोशन को स्टडी करते हैं। बट मोशन को स्टडी करते हैं बट विदाउट टेकिंग द कॉज ऑफ मोशन इनटू अकाउंट। आई थिंक ये हमारे लिए क्लियर है कि सर एक ऐसा ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है किनेमैटिक्स जिसमें मोशन और उसके एट्रीब्यूट्स को तो सर स्टडी किया जाता है। मोशन और उसके एट्रीब्यूट्स को तो स्टडी किया जाता ही है। स्पेशली इस ब्रांच को जब हम स्टडी करते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट का मोशन को स्टडी करेंगे सर, बट विदाउट टेकिंग द कॉज ऑफ द मोशन इनटू अकाउंट। यानी कि विदाउट वी विल नॉट अकाउंट फॉर द कॉज ऑफ द मोशन। जैसे कि मैं कह रहा हूं, जैसे एक एग्जांपल देके मैं बता रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट मोशन में है सर। ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां जा रहा है, दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। नाउ आई कैन कैलकुलेट द एट्रीब्यूट्स ऑफ मोशन। आई कैन डिस्क्राइब द फंडामेंटल्स ऑफ दैट मोशन बाय सेइंग दिस कि सर इसने इतने टाइम पे इतना डिस्टेंस कवर किया तो इसका स्पीड इतना होगा।
सर इतने इतने टाइम पे इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो इसका वेलोसिटी ऐसा होगा, तो इसका डिस्टेंस, इसका वेलोसिटी, इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका एक्सेलरेशन सभी कुछ हम निकाल सकते हैं सर। और इन सभी चीज़ों का स्टडी जिस पार्ट ऑफ मैकेनिक्स में किया जाता है उसको हम कहते हैं किनेमैटिक्स। यानी कि मोशन विद ऑल इट एट्रीब्यूट्स वी विल लर्न इन दिस चैप्टर किनेमैटिक्स, बट विदाउट टेकिंग द कॉज ऑफ द मोशन इनटू अकाउंट। यानी कि हम कभी नहीं देखेंगे, हम ये ज़रूर देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, इसका एक वेलोसिटी है, इसका एक स्पीड है, इसका एक एक्सीलरेशन है, ये एक डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसका एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पर हम ये कभी ये क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों है सर। क्या मैं आपको समझा पाया हूँ? आई थिंक मैं आपको समझा पाया हूँ ये बात। हम इस चैप्टर में इस मोशन के पूरे एट्रीब्यूट्स को चेक करेंगे सर, उसकी वेलोसिटी, उसके एक्सीलरेशन, उसका स्पीड, उसका डिस्टेंस, उसका डिस्प्लेसमेंट, रिटार्डेशन, एवरीथिंग। बट कभी भी हम इस चैप्टर में वो नहीं देखेंगे, क्या नहीं देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में तो है, पर ये ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों है सर, ऐसा कौन सी चीज हो गई कि ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया। यानी कि इस मोशन की कॉज को हम नहीं देखेंगे सर। सो व्हेनेवर द मोशन इज स्टडीड विदाउट टेकिंग द कॉज ऑफ द मोशन इनटू अकाउंट, उसको हम कहते हैं सर किनेमैटिक्स। आशा करते हैं कि मैं आपको यह बात समझा पाया हूं। इसके बाद हम चले आते हैं दूसरे भाग में जिसको कहा जाता है सर डायनामिक्स। यहां पर हम क्या स्टडी करते हैं सर? यहां पर भी हम मोशन को स्टडी करेंगे। किसको स्टडी करेंगे? मोशन को स्टडी करेंगे। पर यहां पर हम मोशन को स्टडी करेंगे along with the cause of the motion, यानी कि किस रीजन क्या है उसका, जिस रीजन की वजह से ये ऑब्जेक्ट मोशन में है सर। यानी कि यहां पर हम मोशन को स्टडी करेंगे with taking the cause of the motion into account। यानी कि डायनामिक्स एक ऐसा पार्ट ऑफ मैकेनिक्स है सर जहां पर हम मोशन को स्टडी तो करेंगे सर, अनलाइक किनेमैटिक्स जहां पे हम मोशन को स्टडी कर रहे थे, we were studying the entire attributes of motion, like its velocity, like its speed, like its acceleration, retardation and everything, all the fundamentals regarding a motion. But without knowing the cause, we did not talk about the cause of the motion. Rather, we do not talk about the cause of the motion in kinematics. There we only see motion and its attributes. But in case of dynamics क्या होता है सर? हम उसी मोशन को स्टडी करते हैं सर। वी स्टडी द मोशन बट वी डू नॉट स्टडी, वी डू नॉट सॉरी इन डायनामिक्स वी स्टडी द मोशन सर, बट विथ टेकिंग द कॉज ऑफ द मोशन इनटू अकाउंट। यानी कि अभी हमें सर मोशन पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ उसके कॉज को भी जानना पड़ेगा, यानी कि उस मोशन के कॉज को भी जानना पड़ेगा। दैट्स व्हाट अ डायनामिक सेज। एक चीज और बता देता हूं सर, इस डायनामिक्स का दूसरा नाम क्या है सर? पावर। इस डायनामिक्स का जो ये डायना वर्ड है ना, इसका मीनिंग जो होता है वो होता है पावर। यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो सर मोशन में है उसको इस मोशन में आने का पावर कैसे मिलता है सर? यानी कि व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट मोशन, व्हाई डज दैट ऑब्जेक्ट सडनली कम्स इनटू मोशन, सडनली कम इनटू मोशन। दैट मीन्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ द रीजन ऑफ द मोशन इनटू अकाउंट। द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जब हम पढ़ेंगे सर, तब हम देखेंगे वी विल बी एक्सपोज टुवर्ड्स द डायनामिक्स एंड हम देखेंगे कि कैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से हम जान सकते हैं कि किसी भी मोशन का कारण क्या होता है सर, रीजन क्या होता है। फोर्स एंड इट्स एट्रीब्यूट्स जब हम पढ़ेंगे तब इसको विस्तार से समझेंगे। इसके बाद जो लास्ट पार्ट आता है सर, जो लास्ट पार्ट ऑफ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स आता है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में क्या होता है सर? स्टैटिक्स में कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में होता है सर, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव नहीं कर रहा है, यानी कि वो रेस्ट में है, उसके रेस्ट में रहने की वजह से जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जो एक्सटर्नल इफेक्ट्स है, इसके ऊपर क्या इफेक्टिवनेस डाल रहा है सर, इसको देखने के लिए हम जो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स की स्टडी करते हैं दैट इज नोन एज स्टैटिक्स। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने मैकेनिक्स का डेफिनेशन पढ़ा है
कि मोशन बोले तो मैकेनिक्स, यानी कि जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में मैं मोशन स्टडी करूंगा सर, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी करूंगा, ये मोशन किसी का भी मोशन हो सकता है सर, कोई नॉर्मल गाड़ी का मोशन हो सकता है, कोई प्लेनेट का मोशन हो सकता है, उसको हम कहेंगे क्या सर? मैकेनिक्स कहेंगे। मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स इज स्टडीड इन द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड मैकेनिक्स। हाँ, अभी आप मुझको एक क्वेश्चन कर सकते हो कि सर क्या इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन लाइक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मोशन भी क्लासिकल मैकेनिक्स में आएगा? नहीं, उसके लिए एक अलग ब्रांच ऑफ फिजिक्स हम लोगों ने सेटअप किया है, यानी कि फिजिसिस्ट्स ने डे बाय डे अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से, जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, वो भी एक तरीके का मैकेनिक्स है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन लाइक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के फिजिक्स को लेकर डिस्कस करते हैं। पर जहां भी तुम्हें मैक्रोस्कोपिक बॉडी मिल जाए बच्चों, यानी कि वो बॉडी विच वी कैन सी विद योर नेकेड आई, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ दोस ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्टडी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज कॉल्ड मैकेनिक्स, which itself it is divided into three different parts: kinematics, dynamics and statics. Kinematics means motion, study of motion without taking the cause of the motion into account, यानी कि हम मोशन तो पढ़ेंगे पर किसके वजह से वो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो नहीं पढ़ेंगे सर। In dynamics, which means power, that means we need to study that by which power the motion comes into action, यानी कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में आया, किसके वजह से आया, उसका कारण क्या है सर। यानी कि इस ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स में हमको मोशन पढ़ना पड़ेगा विद टेकिंग द कॉज ऑफ द मोशन इनटू अकाउंट। एंड द लास्ट पार्ट इज द स्टैटिक्स, इन विच वी स्टडी अबाउट द रेस्ट और द rest of any object. If any object is at rest, then the external forces which work on that particular object and their effectiveness we will study in the branch of statics. नेक्स्ट पार्ट, अभी हम इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन किए हैं, अभी जो हम करने जा रहे हैं वो है डायरेक्टली हम डाइव कर रहे हैं किस पार्ट में। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मोशन विल बी काइनेमैटिक्स। इट शुड बी काइनेमैटिक्स, यानी कि सर हम मोशन की तो स्टडी करेंगे, मोशन के एट्रीब्यूट्स को देखेंगे, फंडामेंटल्स को समझेंगे, पर ये नहीं समझ पाएंगे सर इस चैप्टर से। कहने का तात्पर्य ये है कि मैं पहले से ही बता रहा हूं कि कीनेमेटिक्स पढ़ने का विजन क्या है सर, यानी कि हम मोशन को तो पढ़ेंगे, उसके एट्रीब्यूट्स के फंडामेंटल्स को तो पढ़ेंगे सर, पर कभी ये नहीं पढ़ेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों आया सर। कॉज हम पढ़ेंगे पर इसके अगले भाग जिसको हम डायनामिक्स कहते हैं। चलिए दोस्तों, कीनेमेटिक्स पढ़ने से पहले, कीनेमेटिक्स को पढ़ने से पहले फर्स्ट जो टर्म हमको डिराइव करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट और अ पार्टिकल। पॉइंट ऑब्जेक्ट और अ पार्टिकल, इन दोनों टर्म को ध्यान से देखना। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिराइव करते हैं सर, तब भी हम बोलते हैं ओके दैट पार्टिकल इज मूविंग लाइक दिस, द पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन, द पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड्स, द पार्टिकल इज मूविंग डाउनवर्ड्स, द पॉइंट ऑब्जेक्ट इज गोइंग हियर, द पॉइंट ऑब्जेक्ट is going there. What does it mean? What does that point object mean, sir? What does that particle mean, sir? This is the question of the hour. In order to understand kinematics, first what we need to understand is, जो हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा वो है सर पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, पार्टिकल क्या होता है सर फिजिक्स के लैंग्वेज में। हाँ, ये तो हम कह सकते हैं एक छोटा सा पार्टिकल, उसको हम पार्टिकल कहेंगे सर। हाँ कि नहीं, एक छोटा सा टुकड़ा मेरे पास है, उसको हम कह सकते हैं पार्टिकल। पर सर पार्टिकल और पॉइंट ऑब्जेक्ट कीनेमैटिक्स और मैकेनिक्स के लैंग्वेज से इट इज डिस्क्राइब्ड इन अ डिफरेंट वे। हाउ कहा जाता है सर, अ पार्टिकल और अ पॉइंट ऑब्जेक्ट किसी ऐसी चीज को कहा जाता है, एनीथिंग विदाउट एन एक्सटेंट, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसका विस्तार नहीं होता सर, यानी कि कोई भी ऐसा चीज सर जो दिन ब दिन बढ़ता नहीं है, उसका साइज वैसा ही रहता है, उसको हम कहते हैं क्या, पॉइंट ऑब्जेक्ट या पार्टिकल। एनीथिंग विदाउट एन एक्सटेंट, यानी कि कोई भी चीज जो कि एक्सटेंशन से परे होता है उसको हम कहते हैं अ पार्टिकल और ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। समझे नहीं ना सर,
इसको समझने के एक और रास्ता भी है हमारे पास। क्या है? मान लो तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है। क्या मैं इसको फिजिक्स और मैकेनिक्स के लैंग्वेज में पॉइंट ऑब्जेक्ट या पार्टिकल कह सकता हूं? कह सकता हूं कि नहीं, ये डिपेंड करेगा तब जब एक सर्टेन टाइम पे, एक सर्टेन टाइम टी पे एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करेगा सर, सर्टेन डिस्टेंस कवर करेगा। जब सर्टेन टाइम टी पे उसने एक सर्टेन डिस्टेंस कवर किया, अगर ये कवर्ड डिस्टेंस का जो साइज है या कवर्ड डिस्टेंस जो है इसका साइज उससे छोटा होता है सर, तो हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं सर। क्या मैं आपको ये बात समझा पाया हूँ? अगर समझा नहीं पाया हूँ, वीडियो को आप पॉज करके रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, या फिर मैं एक और बार कह देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट अगर कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करे एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल टी पे, तो मैं कह सकता हूं कि ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है या फिर एक पार्टिकल है तब जब इसका जो कवर्ड डिस्टेंस होगा, द कवर्ड डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट is every time is always greater than the size of that that object। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्टेन टाइम में जो डिस्टेंस कवर करेगा, अगर उसका साइज उस डिस्टेंस से कम हुआ सर, तो हम उस पार्टिकल को फिजिक्स के लैंग्वेज में, मैकेनिक्स के लैंग्वेज में हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट या फिर एक पार्टिकल कह सकते हैं। क्या हम समझ पाए हैं इस बात को? तो चलिए हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। ये हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट और पार्टिकल का डेफिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो है सर द डेफिनेशन ऑफ मोशन। कि काइनेमेटिक्स इस शास्त्र के अनुसार मोशन का डेफिनेशन क्या है। हालांकि हम मोशन का डेफिनेशन एक और बार पढ़ेंगे रेफरेंस फ्रेम पढ़ने के बाद, पर जनरली जो जनरल कन्वेंशन होता है हमारे दिमाग के अंदर, पहले उसको क्लियर करें सर। मोशन का डेफिनेशन कुछ ऐसा होता है काइनेमेटिक्स के अनुसार कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ एक टाइम फ्रेम में टाइम भी पास कर रहा है, उस पासिंग टाइम के साथ साथ एक पर्टिकुलर फ्रेम में अपना पोजीशन भी चेंज कर रहा है सर, तो हम कहेंगे दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस its position with respect to time। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ साथ एज द टाइम पासेस, समय चलने के साथ साथ वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट भी अगर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है सर, तो हम कहेंगे कि दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो हम कह सकते हैं क्या कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जो कि एक पार्टिकल है, जो समय के साथ साथ समय चल रहा है उसके साथ साथ अपना पोजीशन भी चेंज कर रहा है सर, तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। क्या ये बात क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल से हम देख सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट ए एक पोजीशन पे पर्टिकुलर है, कुछ टाइम बाद देखा कि ऑब्जेक्ट ए का पोजीशन बदल के ऐसा हो गया यहाँ, कुछ टाइम बाद फिर ऑब्जेक्ट ए का पोजीशन यहाँ हो गया। यानी कि हम जो देख रहे हैं कि टाइम के साथ साथ एज द टाइम पासेस द पोजीशन ऑफ पॉइंट ए इज चेंजिंग। दैट मीन्स दिस वी कैन कंक्लूड फ्रॉम द डेफिनेशन कि टाइम के साथ साथ अगर पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट चेंजेस, दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन।
इसके बाद हम चलते हैं रेस्ट के डेफिनेशन पे। काइनेमेटिक्स क्या कहता है रेस्ट के बारे में, चलिए हम देखते हैं रेस्ट के डेफिनेशन में। फिर से कहता हूँ मोशन और रेस्ट दोनों का ही डेफिनेशन हम बाद में फिर से पढ़ेंगे, पर फिलहाल हम जनरल अंडरस्टैंडिंग जो हम क्लास 8 तक पढ़ के आए हैं हम देख लेते हैं वो कितना अच्छे से हमको याद है। जैसे कि हम रेस्ट का डेफिनेशन पढ़ेंगे सर अभी। रेस्ट का डेफिनेशन क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट does not change its position with respect to time। WRT मतलब with respect to time, यानी कि समय पास होने के साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है सर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है सर, वो मोशन में नहीं है, वो मूव नहीं कर रहा है। आशा करते हैं कि मैं आपको समझा पाया हूँ ये बात। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। उसी ऑब्जेक्ट ए को ले लेते हैं जिसके लिए हमने मोशन के लिए जिसका एग्जाम्पल हमने देखा था। अगर मैं देखूं कि एक पर्टिकुलर टाइम में ऑब्जेक्ट ए यहाँ है, कुछ टाइम के बाद ऑब्जेक्ट ए को देखूं यहाँ ही है सर, कुछ और टाइम के बाद ऑब्जेक्ट ए यहाँ ही है सर। 1 आवर लेटर अगर हम देखें तो भी अगर मैं ऑब्जेक्ट को देखूं कि ऑब्जेक्ट यही है, मतलब इससे वी कैन कंक्लूड। क्या कंक्लूड कर सकते हैं सर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि टाइम के पास करने के साथ साथ, यानी कि टाइम जाने के साथ साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज हियर, यू सी फॉर अ टाइम दैट ऑब्जेक्ट इज हियर ओनली, इट विल बी हियर, यस और नो। With respect to time, if it does change its position, then we can say that object is in motion. And if with respect to time, as the time passes, it does not change its position, then we can say that that object is in rest. इसके बाद मोशन और रेस्ट के डेफिनेशन को तो हमने जान लिया। कुछ और फंडामेंटल बातें किया जाए, आज कुछ और फंडामेंटल बातें किया जाए जो हमने क्लास 7th 8th लेवल में पढ़ के आए हैं। क्या फंडामेंटल बातें किया जाए? फंडामेंटल बात कुछ ऐसा है कि सर हम क्लास 6 7th में ये पढ़े हुए हैं कि चाहे वो मोशन हो, एक ऑब्जेक्ट का मोशन हो या फिर रेस्ट हो, चाहे एक ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन है कि वो मूव कर रहा है, क्या उसका स्टेट ऑफ मोशन है कि वो एक जगह पे स्थिर है, यानी कि वो रेस्ट पे है। सर ये दोनों घटनाएं रिलेटिव है सर, ये दोनों घटनाएं रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है सर। मतलब अगर मैं कहूं कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट टाइम पास होने के साथ साथ अपना पोजीशन भी चेंज कर रहा होगा, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। मतलब ऑब्जेक्ट का एक स्टेट ऑफ मोशन क्या है कि सर दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सर पर मैं इसको नहीं कह सकता कि दैट ऑब्जेक्ट इज इन एब्सोल्यूट मोशन, हम ये नहीं कह सकते सर। अगर मैं देखूं किसी ऑब्जेक्ट को मेरे सामने, मेरे रिस्पेक्ट पे वो ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ मूव नहीं कर रहा है, यानी कि मेरे लिए उसका डेफिनेशन कुछ ऐसा रहेगा कि दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, यस और नो। पर ये दोनों ही चीज सर मेरे मुताबिक हो रहा है, पर एक्चुअली ये टर्म रिलेटिव है सर, ये एब्सोल्यूट नहीं है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो हम ये नहीं कह सकते कि इट इज इन एब्सोल्यूट मोशन, सच में विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग इज इन मोशन, हम ये नहीं कह सकते सर। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब भी हम ये नहीं कह सकते कि वो पर्टिकुलरली रेस्ट में ही है, वो रेस्ट में होगा, मेरे रिस्पेक्ट में होगा कि मैं देख रहा हूँ कि टाइम के साथ साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। किसी और के रिस्पेक्ट पे टाइम के साथ साथ, किसी और के रिस्पेक्ट पे, किसी और के रेफरेंस फ्रेम सजाए हुए में टाइम के साथ साथ उसका पोजीशन चेंज भी हो सकता है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ। यह आज के क्लास का लास्ट टॉपिक है, दैट मोशन एंड रेस्ट they are not, motion or rest, they are not absolute
रादर दे आर रिलेटिव, यानी कि वो निर्भर करता है सर देखने वालों की आंखों में या देखने वाले के ऊपर कि कोई चीज रेस्ट में है एब्सोल्यूट या मोशन में है। जैसे किसी चीज की सुंदरता की मैं किसी चीज को सुंदर कहूं या ना कहूं, ये सर देखने वालों की आंखों में है। कोई चीज मुझको सुंदर लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि सबको सुंदर लगे वो चीज। तो इट इज ऑल्सो रिलेटिव लाइक दिस इन किनेमैटिक्स। इस शास्त्र में कहा जाता है कि मोशन और रेस्ट दोनों ही रिलेटिव है सर, एब्सोल्यूट नहीं है। चलिए समझते हैं कैसे। मान लीजिए कि कोलकाता से न्यू दिल्ली तक एक ट्रेन जाएगी। कोलकाता से न्यू दिल्ली तक ट्रेन आएगी। समझ पाए हैं, आशा करते हैं एग्जाम्पल को। कोलकाता से न्यू दिल्ली में आएगी, बीच में स्टेशन पड़ेगा इलाहाबाद या फिर प्रयागराज। हाँ, प्रयागराज, बीच का स्टेशन होगा प्रयागराज। अभी इस एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से समझिए। मान लीजिए ट्रेन के अंदर जो लोग हैं एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में, वो लोग एक दूसरे के साथ ही बैठे होंगे। कोलकाता से एक साथ बैठे हैं, अभी भी साथ साथ ही चल रहे हैं। कोलकाता से एक साथ बैठे हैं, अभी भी साथ साथ ही उसी कंपार्टमेंट में चल रहे हैं सर। यानी कि वो कोलकाता से एक साथ बैठे थे, अभी भी प्रयागराज में एक साथ ही बैठे हैं। ट्रेन प्रयागराज में रुकी नहीं सर, ट्रेन सीधा जाएगी न्यू दिल्ली। आशा करते हैं इस एग्जाम्पल को हम समझ पाए हैं अभी तक। मेरे कहने का मतलब था कि एक कंपार्टमेंट में कैप्टन राजा और कैप्टन रॉबिन एक साथ बैठे हुए हैं सर, और दोनों मिलके ताश खेल रहे हैं। कैप्टन राजा और कैप्टन रॉबिन दोनों मिलके एक कंपार्टमेंट में एक साथ ताश खेल रहे हैं सर। ताश खेलने का चस्का इनको इतना लगा कि कोलकाता से कब प्रयागराज आ गया इनको पता भी नहीं चला। तब भी कैप्टन राजा और रॉबिन ताश खेल रहे हैं। समझ में आया? कैप्टन राजा के रिस्पेक्ट पे कैप्टन रॉबिन कोलकाता से जहां पे बैठा था अभी भी वहां ही है। यानी कि कैप्टन राजा के रिस्पेक्ट पे कैप्टन रॉबिन अभी भी क्या है सर, रेस्ट में है। पर समझो जो इंसान प्रयागराज स्टेशन में खड़ा है सर, जो इंसान प्रयागराज स्टेशन में खड़ा है सर, उनके लिए कैप्टन राजा और कैप्टन रॉबिन अगर प्रयागराज में ट्रेन नहीं रुका तो दोनों ही मोशन में है। क्या मैं समझा पाया हूं कि नहीं समझा पाया हूं? ध्यान से इस एग्जाम्पल को देखो कि कैप्टन राजा के रिस्पेक्ट पे कैप्टन रॉबिन रेस्ट में है, क्योंकि कैप्टन राजा के रिस्पेक्ट पे कैप्टन रॉबिन पहले भी जहां था अभी भी वहां है। दिन से शाम हो गया, शाम ढल के रात आ गई, दोनों लोग ताश खेलते गए। कैप्टन रॉबिन अपनी जगह से नहीं हिले, कैप्टन राजा भी अपनी जगह से नहीं हिले। यानी कि कैप्टन राजा के रिस्पेक्ट पे कैप्टन रॉबिन टाइम के साथ साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं किए इस कंपार्टमेंट के रिस्पेक्ट पे, तो कैप्टन राजा के रिस्पेक्ट पे कैप्टन रॉबिन रेस्ट में है। वैसे ही कैप्टन रॉबिन के रिस्पेक्ट पे कैप्टन राजा ने भी अपना पोजीशन चेंज नहीं किया, इसीलिए कैप्टन रॉबिन के रिस्पेक्ट पे कैप्टन राजा भी रेस्ट पे है सर। यानी कि इन दोनों की रिस्पेक्ट पे ये दोनों ही रेस्ट में है सर। पर सोचो वो आदमी जो प्रयागराज स्टेशन में खड़ा हुआ है, इस आदमी के लिए जब प्रयागराज स्टेशन में ट्रेन ना रुक के सीधा निकल जाए तो वो देखेगा खिड़की से कैप्टन रॉबिन और कैप्टन राजा को ताश खेलते हुए, और उसके रिस्पेक्ट पे ट्रेन के साथ साथ कैप्टन रॉबिन और कैप्टन राजा दोनों ही मोशन में है सर। हाँ या ना बताओ, है कि नहीं? यानी कि इन दोनों के मुताबिक ये दोनों रेस्ट में हैं, पर इनके मुताबिक ये दोनों मोशन में है। यानी कि इनके मुताबिक ये दोनों रेस्ट पे है, पर ये एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं है सर। राजा के रेस्पेक्ट पे रॉबिन, रॉबिन के रेस्पेक्ट पे राजा रेस्ट में है। पर यहां खड़ा हुआ प्रयागराज स्टेशन में खड़ा हुआ इस बंदे की नजर से ना राजा रेस्ट में है ना रॉबिन रेस्ट में है। दोनों ही ट्रेन के साथ साथ कोलकाता से दिल्ली की तरफ मूव कर रहे हैं।
इस एग्जाम्पल से हम समझ पाते हैं कि सर मोशन जो है ये एब्सोल्यूट नहीं होता, रेस्ट पोजीशन भी जो है ये एब्सोल्यूट रेस्ट बोल के कुछ नहीं होता सर। दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर रिलेटिव। हो सकता है कि मेरे रिस्पेक्ट पे आप लोग मोशन में हो सकता है किसी और के रिस्पेक्ट पे आप लोग रेस्ट पे हो। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं जिससे ये घटना हमको और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए धरती पे मेरे ही क्लासरूम में अभी अभी मान लीजिए कि एक कॉपी रखी हुई है, एक टेबल के ऊपर एक कॉपी रखी हुई है। मेरे मुताबिक विद रिस्पेक्ट टू मी टाइम के साथ साथ ये COPY कॉपी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है सर। एज द टाइम पासेस दैट कॉपी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। सो फ्रॉम दिस फिनोमेना इट इज क्वाइट एविडेंट कि सर ये जो कॉपी है ये कॉपी रेस्ट में है। मेरे मुताबिक ये कॉपी रेस्ट में है। पर मान लो अगर मैं चांद पे हूं तो मुझको दिखेगा कि ये पृथ्वी अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा होगा सर, है कि नहीं बताओ। ये पृथ्वी अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा होगा सर। सिर्फ एक्सिस पे ही नहीं, उसके साथ साथ एक सर्टेन इलिप्टिकल पाथवे में सर सन को भी रोटेट कर रहा होगा। यानी कि दैट पृथ्वी, दैट अर्थ इटसेल्फ इन मोशन, और अर्थ में रहने वाला हर एक चीज उसके साथ साथ मोशन में ही है सर। हो सकता है कि मेरे रिस्पेक्ट पे वो बुक रेस्ट पे हो, पर चांद पे जो बंदा खड़ा है चंदा मामा, उसके रिस्पेक्ट पे ये पृथ्वी मूव कर रही है अपने एक्सिस पे भी, और एक इलिप्टिकल पाथ में सन को भी वो रिवॉल्व कर रहा है। यानी कि उसके साथ साथ उस पर रहने वाला हर एक वस्तु रेस्ट में नहीं है सर, मोशन में है। यानी कि मेरे रिस्पेक्ट पे किताब मोशन रेस्ट में था, पर ये एब्सोल्यूट नहीं है। किसी और के रिस्पेक्ट में चंदा मामा पे जो बैठा है उसके रिस्पेक्ट में ये मोशन में भी हो सकता है सर। आशा करते हैं कि आज का लेसन आपको समझ में आया, जिसमें हमने मैकेनिक्स क्या है ये पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा कि मैकेनिक्स के कितने ब्रांचेस होते हैं जिनको हमको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हमने डिफरेंट ब्रांचेस के डेफिनेशंस देखे, और उसके बाद एक पर्टिकुलर ब्रांच जिसको काइनेमेटिक्स कहते हैं, जिस पे हम मोशन और उसके फंडामेंटल्स को समझेंगे, बट विदाउट टेकिंग द रीजन ऑफ दैट मोशन इनटू अकाउंट, उसको हमने स्टडी करना स्टार्ट किया, जिसमें हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है पढ़ा, मोशन क्या है पढ़ा, रेस्ट क्या है पढ़ा, और किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट या फिर एब्सोल्यूट मोशन कह के कोई भी चीज़ नहीं होता। मोशन एंड रेस्ट इज़ अ कंडीशन विच इज़ रिलेटिव। ये भी हमने आज जाना। फंडामेंटल पार्ट्स जो मोशन के हम क्लास 7 से 8 तक पढ़े आए थे, उसको थोड़ा हमने रिकॉल किया। हमारे अगले क्लास में हम फिर से मिलते हैं इस मोशन के सेकंड क्लास को लेकर। तब तक के लिए हमारे साथ रहिए, एंजॉय कीजिए। अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अवश्य ही कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। मेरे स्टूडेंट्स के कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं और बहुत मायने रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।